Hello everyone, welcome to Vyas IS, and this is the part 3, basically lecture 3 of economics. Till now what we have studied is we have studied what is economics, what is market economy and what is centrally planned economy, and we have also seen scarcity कि scarcity क्या होता है, economic problem क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़ से जो कि हमारा है, और इसके साथ साथ हमने ऑफ कोर्स ये भी देख लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इट इज़ अ सोशल साइंस. It is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different people, different groups of people. This is what we have seen. Now today we will see what is positive economy, normative economics, and what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Okay, we will see this too. अब क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक्स दो तरीके से हो सकती है. इकोनॉमिक्स कैन बी आइदर पॉजिटिव साइंस और इट कैन बी नेगेटिव या नॉर्मेटिव. बेसिकली नॉट नेगेटिव, इट कैन बी नॉर्मेटिव साइंस. ओके, अब हम देख लेते हैं कि भाई पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है. समझ तो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा बिकॉज सिंस कभी हम लोगों ने ये पहले देखा नहीं है. तो अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नेगेटिव साइंस क्या होता है, साइंस क्या होता है. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. Just a second, give me a minute. Okay, so let's say first I talk about just a second. Yes, let's start with positive economics और वी कैन से साइंस. ठीक है, इकोनॉमिक्स एक तरीके से साइंस है. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इट स्टडीज़ द फैक्ट्स ऑफ लाइफ. ये क्या पढ़ता है? फैक्ट्स जो हैं लाइफ के उसके बारे में पढ़ना इज़ दी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. दैट इज़ जो चीज़ें हैं स्टडी करना उन चीज़ों को जो हैं एक्चुअल में, थिंग्स एज दे आर. अगर मैं कह रही हूँ ऐसा है तो ऐसा है तो उसको स्टडी करना. दिस इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. दैट इज़ इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ये उससे डील करता है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या एंड उनको सॉल्व कैसे करना है. तो ये डील किस चीज़ से करता है कि भाई इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स है क्या एंड हाउ दे आर सॉल्व, हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व. ठीक है, जो चीज़ है उसके बारे में ये पॉजिटिव इकोनॉमी बात करता है और उसको सॉल्व कैसे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो मैंने ये बोला है इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री बिकॉज मुझे ऐसा दिखता है. थिंग्स जो दिख रही है वो मैंने बोला, तो ये उससे डील करेगा कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, अब उसको सॉल्व कैसे करना है. तो दिस इज़ पॉजिटिव इकोनॉमी. मैंने बोला ये है प्राइजेज आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग. मैंने बोला प्राइजेज आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग. तो ऑफकोर्स अब ये चीज़ मैंने कहा हो रही है ना, तभी मैंने बोल दिया. तो इट विल डील की ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि प्राइस बढ़ रही है एंड किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. दिस इज़ व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमी इज़. ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमी किस चीज़ से डील करता है? बेसिकली ये वो स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है. इसकी स्टेटमेंट्स में क्या आता है? द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब व्हाट वाज, क्या था, क्या है, एंड व्हाट विल बी. व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी. ठीक है, अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांस हो रहा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे डोंट पास एनी वैल्यू जजमेंट्स.
ये कोई जजमेंट वगैरह नहीं पास कर रहा कि ऐसा है, ऐसा हो गया, मतलब ऐसे जजमेंट पास नहीं करना कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेट्स से जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, जजमेंट पास कर दी, तो ये वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट कि व्हाट इज़, व्हाट वाज और व्हाट विल बी। ठीक है, समझ आया? तो पॉजिटिव इकोनॉमी दोनों तरफ से न्यूट्रल होता है। एक स्टेटमेंट होती है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो एकदम न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब होता है एक जैसा, मतलब ऐसा भी नहीं कि बायस्ड हो, मैं इस तरफ जाऊँ, मैं इस तरफ जाऊँ, मैं दोनों तरफ, दोनों टीम में एक तरीके से न्यूट्रल हूँ, मैं इसके लिए भी यही सोच रही हूँ और इसके लिए भी यही सोच रही हूँ, इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमी न्यूट्रल रहती है, चाहे यहाँ से बात करो चाहे यहाँ से बात करो। मैं अगर कह रही हूँ इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री या ओवर पॉपुलेटेड कंट्री इज़ इंडिया, तो दोनों चीज़ें मेरे लिए एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टेटमेंट्स में बदल रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी थियोरी ये बता देता है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट इज़ इंजरियस टू हेल्थ। मैंने अगर ये स्टेटमेंट बोल दी कि दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ cigarettes is injurious to health, तो मैंने ये बोला कि भाई इंजीरियस है हेल्थ से, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। बट ये हमें कोई इंस्ट्रक्शन या जजमेंट नहीं दे रहा कि ये पॉलिसीज़ लगाओ टू अवॉइड सिगरेट की प्रोडक्शन या सेल, ऐसा कुछ स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब एक इकोनॉमिस्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू वन इकोनॉमिस्ट दैट इज़ रॉबिन, जस्ट सेकेंड, या एक इकोनॉमिस्ट है रॉबिन, इनके अकॉर्डिंग ये ऐसा बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है हमारी वो मॉरल और एथिकल क्वेश्चन से नहीं जुड़ी हुई, इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस, कि इकोनॉमिक्स मॉरल और एथिकल क्वेश्चन से नहीं जुड़ी है। एंड इकोनॉमिस्ट शुड एनालाइज द थिंग दे आर, इकोनॉमिस्ट को उन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए जो चीज़ें हैं और ना कि उनमें जजमेंट पास करना। शुड एनालाइज एज थिंग्स दे आर, जैसे चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना चाहिए, ना कि एन इकोनॉमिस्ट में ना कि जजमेंट पास करना। हैज़ नो राइट टू गिव जजमेंट। ठीक है, ऐसा इकोनॉमिस्ट रॉबिन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसको एनालाइज करो, ना कि वो पास करो। ठीक है, अब हो सकता है आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओ कि यार मतलब एक तरीके से यही तो हुआ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ हो गई, मतलब कि हम कह रहे हैं जो स्टेटमेंट ट्रू है वो होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखिए ऐसा नहीं है यू कांट से कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो सही स्टेटमेंट्स हैं। हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गई हो कि भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, सही वाली स्टेटमेंट जो होगी मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नो, दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द केस। ठीक है, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है कि स्टेटमेंट फॉल्स भी हो। इफ़ आई एम सेइंग, मान लीजिए एक बच्चे ने बोला, लेट्स से वन ऑफ द स्टूडेंट सेज, जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरे ने भी बोला कि भाई चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दोनों ने उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट बोली है। ये हो सकता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, बट बोला तो दोनों ने ही सही है ना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोले, उन्होंने जजमेंट पास नहीं किया। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट ट्रू भी है फॉल्स भी है। ठीक है, तो डू नॉट से कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स कि सारी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक, ऐसा नहीं है। वेरीफाई हम कैसे करते हैं? विद दी एक्चुअल डेटा। हमने एक्चुअल डेटा देखा, अच्छा इंडिया पॉपुलेटेड है, तो दैट मीन्स दिस इज दी ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सो वी आर वेरीफाइंग यूजिंग दी डेटा, यूजिंग दी एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो ये तो होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बाद हमारे पास आता है अब नेगेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेट्स से व्हाट इज नेगेटिव इकोनॉमिक्स।
देखिए नॉर्मेटिव बोल दीजिए एक तरीके से आप, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है जो हमें बोलता है क्या होना चाहिए, वॉट ऑट टू बी। जैसे हमें पॉजिटिव ने बताया कि इट डील्स विद वॉट द थिंग एज दे आर, जैसी चीज़ें हैं। बट दिस इकोनॉमिक्स टेल्स अस, ये बताता है कि वॉट ऑट टू बी, वॉट शुड बी, कैसा होना चाहिए, वॉट ऑट टू बी। ठीक है, सो इट डील्स विद वॉट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। वो कैसे कहते हैं, हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ऊपर होगी किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है और किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। किस तरीके से हो रहा है मतलब पॉजिटिव इकोनॉमी, बट किस तरीके से करना चाहिए इज़ अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, लेट्स से आई सेड कि इंडिया शुड नॉट बी, India should not be an overpopulated country. India should not be an overpopulated country. या फिर लेट्स से मैंने बोला इंडिया, सॉरी लेट्स से आई सेड प्राइजेस शुड नॉट राइज। तो ये मैं बोल रही हूँ ऐसा होना चाहिए कि प्राइजेस को बढ़ना नहीं चाहिए, इंडिया को एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट शुड बी, मैं चाहती हूँ ऐसा, व्हाट शुड बी। तो ये हमारे हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दिस इज़ नॉट दी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं इसमें, हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इट डिस्कसेस व्हाट आर डिज़ायरेबल थिंग्स, इट डिस्कसेस व्हाट आर डिज़ायरेबल थिंग्स एंड शुड बी रियलाइज्ड, एंड शुड बी रियलाइज्ड। ऑल्सो ये क्या देखता है कि क्या अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं और किसको अवॉइड करनी चाहिए, कि क्या डिज़ायरेबल है और क्या हमें करें और क्या अनडिज़ायरेबल है और क्या हम उसमें से नहीं करें, कैसे उसको अवॉइड करें। तो ये इस तरीके से डील करता है, समझ आ रहा है, शुड बी अवॉइडेड। सो इट मीन्स ये वैल्यू जजमेंट पास करता है, इस केस में हम वैल्यू जजमेंट पास कर रहे हैं, बट पॉजिटिव के इकोनॉमी में कोई भी वैल्यू जजमेंट वो नहीं देता, ये डिसीजन देता है रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट। ठीक है, समझ आया डिफरेंस। अब मैं एक बार आपको डिफरेंस में बता दूँ, डिफरेंस फॉर्म में भी जैसे अगर बताना चाहूँ, लेट्स से दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, जिसमें हमने दो टाइप देखे। पहला हम लोगों ने देखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस भी आप बोल सकते हैं, दूसरा हमने देखा नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैंने साइंस लिख दिया अभी के लिए। तो पॉजिटिव के अंदर होता है व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ठीक है, समझ आया। नॉर्मेटिव के अंदर हो गया व्हाट ऑट टू बी, what should happen, क्या होना चाहिए, and what should have happened, क्या होना चाहिए था। तो ये होता है अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो ये हमने देखा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। लास्ट में एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं हम लोग कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया कि व्हाट इज़ कि और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करनी है, बट इट इज़ व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ये वेरीफाई हम कैसे कर लेते हैं एक्चुअल डेटा से, बट इसको हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ये रियल डिस्क्रिप्शन बताता है इकोनॉमी के बारे में कि किस तरीके से इकोनॉमी है, बट इट डिटरमाइन दी आइडियल्स। आइडियल हमने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर कम होना चाहिए, तो हम आइडियल बना के रखते हैं। इसमें एक्चुअल में हो नहीं रहा है, बट ये हमारे को एक्चुअल डेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी बता रहा है। ठीक है, रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, पॉजिटिव इकोनॉमी फैक्ट्स पे बेस्ड है एंड सजेस्टिव नेचर का नहीं है, जजमेंट नेचर का नहीं है। बट ये कैसा है,
हर एक इंडिविजुअल ओपिनियन के बेस्ड है, हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से दे सकता है, और सजेस्टिव हो गया नेचर का, ठीक है, सजेस्टिव इन नेचर, ठीक है। कोई वैल्यू जजमेंट के पास नहीं करता है, न्यूट्रल रहता है, बट ये वैल्यू जजमेंट देता है। समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कि अब हमने सब देख लिया, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी देख लिया, मार्केट प्लान इकोनॉमी देख ली, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी देख ली। अब हम इसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स में हम दो तरीके की इकोनॉमिक्स देखेंगे, दो मेन ब्रांचेस हम कह सकते हैं, ब्रॉड ब्रांचेस भी आप बोल सकते हो उसको, जो कि हमारी दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ही चीज़ का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, आई का और ए का। ये आई और ए से ही दोनों में सब्जेक्ट में डिफरेंस आ गया, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट बन गए इस आई की वजह से, और ये ही इसमें डिफरेंस आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल आई एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल ए, ठीक है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थियोरी भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्या है, वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थियोरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में धीरे धीरे समझ जाएंगे। बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। लेट्स से अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर में मतलब किसको हम बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कौन लेके आया, तो एडम स्मिथ बहुत बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी है, पता होना चाहिए आपको। एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्रोज, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स। माइक्रो का मतलब आपको पता है क्या होता है, स्मॉल, तो यहाँ पे इट मीन्स माइक्रो में हम स्मॉल इकोनॉमी की बात करें, एक छोटी इकोनॉमी, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी, जो आई का फुल फॉर्म भी है, एक इंडिविजुअल बेसिस पर हम इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद behavior and economic actions of small, या फिर आप कह सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे इकोनॉमी के एक पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, एक स्मॉल सेक्शन, एक इंडिविजुअल को हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज़ जैसे कि एक कंज्यूमर मैंने बोल दिया, आ कंज्यूमर, तो ये होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक फर्म हो गई लेट्स से, या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स हो गई, तो ये सारा का सारा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होता है, ठीक है। समझ आया? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों एसेंशियल बन जाता है, जब हम देखिए किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, लेट्स से मैंने एक एक इंडिविजुअल को स्टडी किया, तो वही मुझे कंसेप्ट समझाने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी हमारी इकोनॉमी, बट माइक्रो इकोनॉमी होता है हम छोटे छोटे इंडिविजुअल को इसके अंदर पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कहा ये एक इकोनॉमी है जिसके अंदर हमने कहा लेट्स से 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो 100 लोगों में हर एक बंदे को मैं अगर इंडिविजुअली पढ़ती हूँ तब जाके मुझे समझ आएगा कि पूरी इकोनॉमी का नेचर कैसे है, पूरी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके के लोग रहते हैं। एक एक को पढ़ूंगी, अगर मैं सिर्फ 2 जनों को पढ़ूंगी तो सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि हर बंदा अलग अलग नेचर का होता है। ह्यूमन इकोनॉमी आपको पता है, हर इंसान अलग होता है, कुछ अलग सोचता है, किसी की वांट्स अलग है, किसी की नीड्स अलग है, तो ऐसे करके मैं अलग अलग को पढ़ूंगी, माइक्रो इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ूंगी, तो वो मेरा मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स बनता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला इंडिविजुअल की इनकम को पढ़ना, किसी एक इंडिविजुअल की इनकम देखना, किसी एक इंडिविजुअल का आउटपुट देखना, किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेक करना,
ठीक है, तो ये होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, हम देखेंगे सब में डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई है जो इकोनॉमी को चला रहा है, डिमांड सप्लाई एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, तो हम लोग देखेंगे डिमांड सप्लाई। तो यहाँ पे जो हमारे मेन टूल्स हैं वो हैं डिमांड एंड सप्लाई। दीज आर द मेन टूल्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो लेट्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दो वर्ड से मिलके बना है, मैक्रोज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स। तो मैक्रोज जो है ग्रीक वर्ड है, मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील कर रहा है, एक पूरी की पूरी परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, दैट इज़ इकोनॉमी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को पढ़ना। बड़ी बड़ी मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी है, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब क्या होता है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, सिंपल भाषा में, कि कितने प्राइजेस जब बढ़ती है, बहुत ज़्यादा प्राइजेस, हमने कहा इंक्रीजेस, प्राइस को बढ़ना ही कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइजेस का इंक्रीज होने का मतलब होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब लोगों के पास जब जॉब नहीं होती, तो ये इकोनॉमी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। पॉवर्टी मतलब गरीब होना, इनकम नहीं, कम होना। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स कहाँ पे कवर, कौन से सेक्शन कवर करता है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है। तो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी एंड स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। हम कहते हैं इकोनॉमी एज अ होल को ये स्टडी करता है, इकोनॉमी एज अ होल। जैसे उसके अंदर हमने देखा इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बट इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देश की इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं, पूरे नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पूरे देश का आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट आउटपुट। ठीक है, एक इंडिविजुअल आउटपुट नहीं देखते, बट हम देखते हैं एग्रीगेट आउटपुट। एक इंसान की कंजम्पशन नहीं देखते, अगेन एग्रीगेट कंजम्पशन हम इसमें देखते हैं। तो ये होता है इसका एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हम लोग डिमांड सप्लाई की जगह हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ हम डिमांड सप्लाई की जगह क्या देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब एग्रीगेट निकालने के लिए पहले हमें एक इंडिविजुअल को स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम एग्रीगेट पे पहुँचते हैं। ठीक है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमारे होते हैं इसके दो कंपोनेंट। ठीक है, समझ आया। एक बार लास्ट में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं माइक्रो मैक्रो का, अगर पूछ भी ले एग्ज़ाम में तो आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस पता हो। ठीक है, ये आपका हुआ, मैंने कहा टेबल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस भी आता है एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या चीज़ें हैं। आता है, बहुत आसानी है कि 11th-12th के आपके एग्ज़ाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिफरेंस आ सकता है, तो पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला डिफरेंस आप लिख सकते हैं मीनिंग, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थियोरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विच स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, टूल्स आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें टूल्स हमारे होते हैं डिमांड सप्लाई। ठीक है, और इसके अंदर टूल्स हमारे होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, हम लिख सकते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटरमाइन करना एक कमोडिटी की प्राइजेज ऑफ अ कमोडिटी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, मतलब एक चीज़ों के बारे में पढ़ना कि एक प्राइजेस क्या है कमोडिटी की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। बट ये क्या डिटरमाइन करता है, देश की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, कि देश में कितने एम्प्लॉयमेंट वगैरह है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि बहुत ही एग्रीगेट, मतलब पूरी चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे तो लिमिटेड ही है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं, तो इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं रादर देन मार्केट की इंडिविजुअल, पूरी इकोनॉमी को नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ लिमिटेड है, बट यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड निकलता कैसे है, मतलब कैसे निकलता है पूरी इकोनॉमी की डिमांड,
एक एक इंडिविजुअल की डिमांड को अगर हम प्लस करते हैं तभी तो जाके इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड आएगी। ठीक है, कुछ अजम्पशंस, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा आपको पता है अजम्पशन पे चलता है। हर चीज़ हम अज्यूम करके मानते हैं, क्योंकि अगर हम अज्यूम नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो अजम्पशन ये हो जाता है कि ये सारे के सारे मैक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो देखिए वेरिएबल्स मतलब जो चीज़ें चेंज होती रहती है, मैथ्स में आपने पढ़ा है ना कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं। तो मैक्रो वेरिएबल्स मतलब ये वाले जो वेरिएबल्स है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उन सबको हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा। तभी तो हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को पढ़ पाएंगे जब हम मान रहे हैं कि ये चेंज ये सेम है। इसी तरह यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि सारे माइक्रो वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट है, सारे के सारे माइक्रो वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट है। तभी तो हम किसी को स्टडी करते हैं। देखिए, अगर हम किसी एक चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीज़ को कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, बैलेंस करने के लिए दूसरा नाम हम लिख सकते हैं अदर नेम, कि माइक्रो को हम प्राइस थियरी कहते हैं, इसको हम थियरी, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे भी एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है। क्यों हम ये दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यों हम एक सब्जेक्ट पढ़ के काम नहीं चला सकते। क्योंकि देखिए, दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों के दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है हम देखते हैं कि माइक्रो कैसे मैक्रो पे डिपेंडेंट है और मैक्रो कैसे माइक्रो पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है ना, ये कहने को एक सिंगल सब्जेक्ट ही है, मतलब हम पढ़ रहे हैं माइक्रो मैक्रो करके, बट वो होता एक सिंगल सब्जेक्ट ही है और हम इसको दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइक्रो मैक्रो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको मैक्रो पढ़नी है तो माइक्रो आनी चाहिए, और माइक्रो पढ़नी है तो मैक्रो भी आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अब कैसे इंटरडिपेंडेंट है हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से मैक्रो पे डिपेंडेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बोला कि मुझे अगर माइक्रो के बारे में पढ़ना है, एक एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है, तो मुझे मैक्रो के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? लेट्स सी विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे लॉ ऑफ अभी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होता है कि एक लॉ आ गई, ठीक है, ये लॉ कैसे, कोई भी एक लॉ आ रही है, कोई भी एक थ्योरी आ रही है, तो वो पूरे ऑब्जर्वेशन को, सारी चीज़ों को देख के बनती है। आप कोई एक थ्योरी भी आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते मैंने एक इंडिविजुअल को पढ़ा उसके बेसिस पे थ्योरी दे दी, दिस इज़ रॉन्ग। हम कोई एक थ्योरी दे रहे हैं, कोई एक लॉ दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत बड़ा हमने डेटा को समझा होगा, सर्वे किया होगा, तब जाके हमने एक लॉ निकाली होगी। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है जो आएगी, हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो कैसे निकली होगी, वो एक एक इंडिविजुअल को पढ़ के निकली होगी। ठीक है, माइक्रो किस तरीके से मैक्रो पे डिपेंड है, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें वो कैसे निकली होगी, हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल को पढ़ा होगा, एक ग्रुप ऑफ लोगों को पढ़ा होगा, इसीलिए ही लॉ ऑफ डिमांड पास हुई है। तो माइक्रो का कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, वो माइक्रो का कंसेप्ट हमने कैसे निकाला, लोगों को स्टडी करके, ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को स्टडी करके। तो एक मैक्रो कंसेप्ट आ गया, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इसी तरह एक कमोडिटी की जो प्राइस है कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कि इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल किस तरीके से चेंज हो रहा है। जनरल प्राइस लेवल मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा ट्रांसपोर्ट है, जैसे मान लीजिए तेल है, मैंने कहा तेल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो फिर उससे सारी कमोडिटी, एक एक कमोडिटी ऐसी होंगी जो इफेक्ट होगा, एक सिंगल कमोडिटी। जैसे मैंने कहा ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल, या आपने कहा जैसे गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, तो इसके प्राइस के चेंज होने से एक कमोडिटी का प्राइसेस भी इफेक्ट होता है। तो एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक जनरल प्राइस ऑफ द इकोनॉमी से भी इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ आया? इसी तरह मैक्रो भी माइक्रो पे डिपेंडेंट है। अब मैक्रो माइक्रो पे किस तरीके से डिपेंडेंट है वो भी हम देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के हिसाब से चलेगी, मैक्रो किस पे डिपेंडेंट है, माइक्रो पे चलेगी। कैसे चलेगी, ऐसा क्यों है? देखिए, देश की जब मैं नेशनल इनकम निकाल रही हूँ, व्हेन आई एम टेकिंग दी नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, तो नेशनल इनकम निकलती कैसे है,
हर एक इंडिविजुअल की इनकम को सम करके ही तो नेशनल इनकम निकलेगी। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो का कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब मिला के वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन रहा है। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो एक एक इंडिविजुअल की डिमांड को प्लस करके ही तो एग्रीगेट डिमांड आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ आया? अब एक पैराडॉक्स हम लोग देखते हैं, एक पैराडॉक्स है माइक्रो मैक्रो की, दैट इज, लेट्स से यहाँ देखते हैं हम, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, इसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स बेसिकली क्या होता है? पैराडॉक्स होता है, आप लोगों ने पैराडॉक्स शायद नहीं पढ़ा हो। पैराडॉक्स होता है एक स्टेटमेंट, एक सिचुएशन जो हो सकता है सही हो बट इम्पॉसिबल सी लगती है या समझने में डिफ़िकल्ट है। पैराडॉक्स का सिंपल सा मतलब हो गया एक स्टेटमेंट, या फिर मैं कहूँ एक सिचुएशन, स्टेटमेंट या फिर मैं कहूँ एक सिचुएशन दैट मे बी ट्रू, जो हो सकता है सही हो बट इट सीम्स इम्पॉसिबल। देखने में तो इम्पॉसिबल लगती है, ऐसे कैसे हो सकता है, या समझने में भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, बट हो सकता है वो स्टेटमेंट सही हो। ये हो गया पैराडॉक्स। ठीक है, एक एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आप कह सकते हो, बट हो सकता है कि वो स्टेटमेंट सही हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कई बार पैराडॉक्स देखने को मिलता है। ठीक है, पैराडॉक्स देखने को मिलता है कि भाई हो सकता है ये एक एक्शन एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो बट इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो, तो पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि एक इंडिविजुअल है कोई, वो अगर सेविंग कर रहा है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है कि एक इंडिविजुअल अगर सेविंग कर रहा है तो उसके लिए तो बेनिफिट ही है। बट अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी सब के सब पैसा ही बचाते फिरेंगे तो इकोनॉमी के अंदर कोई पैसा ही नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाएगी, उस वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उस वजह से इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कम होगा, बहुत चीज़ें होगी जो अभी आपको हो सकता है समझ नहीं आए कि मैम क्या बोल रही है, कैसे रिलेट कर रही है। बट अगर सभी पैसा जोड़ने लग जाएंगे, अगर मैं सब के सब अपने पैसा जोड़ लिया, घर में रख लिया, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा ही नहीं आएगा, बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा, लोन नहीं दे पाएंगे तो जिसको बिज़नेस में चाहिए था लोन नहीं आएगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो फिर चीज़ें ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इकोनॉमी को दिक्कत आएगी। तो इसलिए हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए कोई चीज़ सही हो बट इकोनॉमी के लिए वो सही ना हो। इसी को बोलते थे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, अब भाई कई बच्चों के डाउट आते हैं कि मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है पढ़ना या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है इम्पॉर्टेंट। देखिए, ऐसा हम कह नहीं सकते कि माइक्रो इम्पॉर्टेंट है या मैक्रो इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों की अपनी एक जगह है। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि भाई माइक्रो छोड़ दो चलो मैक्रो पढ़ लो, या मैक्रो छोड़ दो चलो माइक्रो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको एक इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट भी पता होना चाहिए और एक एग्रीगेट कॉम्पोनेंट भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो बोथ दी अप्रोचेस बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि अगर आपको एक चीज़ पढ़नी है तो दूसरी चीज़ ही पढ़नी पड़ेगी। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैं माइक्रो को ज़्यादा पढ़ूंगी मैक्रो को कम, ऐसा नहीं है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस ये बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियोरी, माइक्रो की जो थियोरी होती है वो मैक्रो में हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइक्रो एक इंडिविजुअल है, एक सब्जेक्टिव हो जाएगा, बट मैक्रो के लिए पूरी इकोनॉमी के लिए एक जनरल हमें चीज़ें देनी होती है, तो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है इस सेंस में कि हमें एक सेपरेट थियोरी लानी पड़ती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में। ठीक है, तो ये होता है अपना माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये लेक्चर हम आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जहाँ से हम बात करते हैं कि दिक्कतें शुरू कहाँ से हो रही है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक डिफरेंस बनाइए, मुझे चेक करवाइए। ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे मुझे भेज सकते हैं कि आपने क्या डिफरेंस बनाया, क्या आपको समझ आया। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।